नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करेंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। महासागरों में पादप प्लवकों के नष्ट होने से क्या परिणाम हो सकते हैं? पहला, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, महासागर का जल घनत्व काफ़ी प्रबल रूप से बढ़ जाएगा। तीसरा, समुद्री खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। विकल्प हैं ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 अथवा डी केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 और 3 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। पादप प्लवक महासागरीय पारितंत्र की एक प्रारंभिक कड़ी है। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके अपना भोजन निर्मित करते हैं और इन पादप प्लवकों को जीव प्लवक अपना आहार बनाते हैं। पादप प्लवक कार्बन का अंतर्ग्रहण कर समुद्री खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जिनकी महासागरीय कार्बन सिंक में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में यदि पादप प्लवकों का समूल नाश होता है तो निश्चय ही कार्बन सिंक के रूप में महासागर और महासागरीय खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कथन 1 और 3 सत्य हैं। महासागरीय जल घनत्व में पादप प्लवकों का कोई विशेष योगदान नहीं होता है, इसलिए कथन 2 गलत है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ऑलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये सबसे छोटे और सभी समुद्री कछुओं में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा, इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तीसरा, हाल ही में भारत में इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन सेव कुरमा शुरू किया गया है। विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी इसका भी केवल कथन 1 और 3 सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑलिव रिडले कछुए सबसे छोटे एवं दुनिया में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म जल में पाए जाते हैं। इसे IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत सुभेत यानी वल्नरेबल और साइट्स की सूची 1 में शामिल किया गया है। भारत में इनके संरक्षण के लिए एक ऑपरेशन सेव कुरमा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के बीच के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वन्यजीव अभयारण्य को नेशनल पार्क में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को वन्यजीव अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, कुछ हद तक वन्यजीव अभयारण्य में चराई गतिविधियों की अनुमति होती है, लेकिन नेशनल पार्क में इसकी अनुमति नहीं होती है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वन्यजीव अभयारण्य में मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। अमूमन अभयारण्य को केंद्र एवं राज्य सरकारों के आदेश पर बनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में मानवीय गतिविधियां निषिद्ध होती हैं, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज का परमिशन नेशनल पार्क में नहीं होता है। इसका निर्माण राज्य या केंद्र विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इसे अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मैंग्रोव वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का मात्र 2% भारत में पाया जाता है। दूसरा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तीसरा, मैंग्रोव वन सदाहरित वन होते हैं। और चौथा स्टेटमेंट, मैंग्रोव वन डेल्टाई क्षेत्रों के अलावा सकरी खाड़ियों, ज्वार नदमुख
और लैगून आदि में भी पाए जाते हैं। ऑप्शंस हैं ए केवल 3 और 4, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4 अथवा डी 1, 2, 3 और 4 यानी चारों कथन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 3 और 4 सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का भारत में मात्र 3% पाया जाता है। भारत में इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है जो कि 42.45% है और इसके बाद क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान गुजरात 23.66% और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 12.39% का स्थान है। मैंग्रोव वनस्पत पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय और सामुदायिक परिस्थितियों के बीच एक सहजीवी संपर्क या सेतु यानी ब्रिज का काम करता है। ये वनस्पतियां अंतर ज्वारीय क्षेत्रों, एस्चुअरी, क्रीकों, लैगून, दलदल, पश्चजल और गंदले भूस्थलों में भी पाई जाती है। मैंग्रोव वन सदाहरित वन होते हैं जिसकी लकड़ियां कठोर होती हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, भारत का केवल उत्तर पश्चिम भाग मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहा है। दूसरा, भारत के केवल हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में मृदा के अम्लीकरण की गंभीर समस्या है जिसके कारण भूमि बंजर हो जाती है। तीसरा, चूना के उपयोग के द्वारा मृदा की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। विकल्प है ए केवल 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 3 सत्य है, कथन 1 और 2 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों में वर्षा के प्रतिरूप में होने वाला परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जल प्रवाह द्वारा उर्वर भूमि का क्षरण और वायु के द्वारा भूमि के ऊपर नमक तथा बालू का प्रसार शामिल है। ये सभी मरुस्थलीकरण के कारण हैं। भारत में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और महाराष्ट्र मरुस्थलीकरण की समस्या से जूझ रहे हैं। भारत में मृदा अम्लीकरण की समस्या न केवल हरित क्रांति के क्षेत्रों में है बल्कि उन सभी इलाकों में है जहां मृदा का अत्यधिक दोहन हुआ है और जहां पर जल जमाव की समस्या है। चूना के उपयोग के द्वारा मृदा की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्याइस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।